हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सारियां नु। सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आ जाइए सब लोग लाइव। और बढ़ चुके हैं 8:30, हमारी क्लास की हो चुकी है स्टार्टिंग। तो सबसे पहले लाइव आ जाइए सब लोग और क्लास को कर दीजिए फटाक से शेयर, ठीक है। तो फिर कर लेते हैं हमारी क्लास की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आ गए क्या सब लोग लाइव? हाँ जी, डेली 8:30 बजे क्लास होती है, सब लोग आ जाया करो। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखो कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषताएं कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियावस्था और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियावस्था। कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा? तो हम करेंगे ऑप्शन सी को लॉक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता ये होती है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है औपचारिक संक्रियावस्था, ठीक है। इसकी विशेषता कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियावस्था इस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही अच्छा है। रिक्त स्थान दिया हुआ है डैश 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 जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर दीजिए। आप लोगों को मैंने आंसर भी दिखा दिया है, तो आसानी से सब लोग आंसर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए में दिया गया है समानता। अब इसमें क्या फिल करेंगे अपन? क्या समानता फिल करें कि समानता जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है? जी नहीं। तो क्या निरंतरता जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है? जी नहीं। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है? जी ये तो है। युयुत्सा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को कर लेंगे लॉक और यहाँ आएगा वंशानुक्रम, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम है ये जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मतलब साइकोलॉजिस्ट जो लोग हुए हैं उनके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में जो चेंजेज हैं वो लाया जा सकता है, कोई भी चेंज लाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सहसंबंध, ऑप्शन बी में मार्गांतरीकरण, ऑप्शन सी विलयन, ऑप्शन डी नवीनीकरण। भाई साइकोलॉजी को समझना तो वैसे ही थोड़ा सा टफ होता है। अगर एक बार में किसी के समझ में आ जाए तो आ जाए, वरना मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे अपन के सामने वही क्वेश्चन अगर बार बार आते जाएंगे तो अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन तो पहले क्लासों में शायद नहीं आया हुआ, तो चलिए एक बार गौर से पढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा, ये एक विधि है, ठीक है, ये क्या एक विधि है, मूल प्रवृत्तियों में चेंज लाया जा सकता है, ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये जो मार्गांतरीकरण विधि है, ठीक है, बहुत ही लंबी विधि है काफ़ी। मार्गांतरीकरण विधि है, इसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों के अंदर चेंज लाया जा सकता है, ठीक है जी। क्लियर? तो ऑप्शन डी को कर लेंगे अच्छी तरह से लॉक, ठीक। चले आगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 पर देखिए, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश 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 प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रत्ययों का बनते रहना डैश 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 प्रक्रिया है। इसमें क्या फिल करेंगे? ऑप्शन ए है विषम प्रक्रिया है, या अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है, या संचयी प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर? दीजिए, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने का कारण नहीं है?
प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन बी में दिया गया है पुनरावृत्ति का अभाव, ऑप्शन सी में दिया गया है सीखने की मात्रा और ऑप्शन डी में दिया गया है शिक्षक की योग्यता। तो कौन सा है वो भूलने का कारण नहीं है? तो देखो, मानसिक द्वंद्व होगा तो हम भूल सकते हैं किसी भी चीज़ को, या कोई भी बात होती है उसको भूल सकते हैं मानसिक तनाव के कारण, ठीक है, द्वंद्व के कारण। और पुनरावृत्ति का अभाव हो तो भी हम चीज़ों को भूल सकते हैं। सीखने की जो मात्रा है वो कम हो तो भी हम भूल सकते हैं किसी चीज़ को। लेकिन इसमें शिक्षक की योग्यता, कैपेसिटी, एबिलिटी और शिक्षक का इसमें क्या योगदान होगा? मतलब शिक्षक की योग्यता का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता ना भूलने का, तो इसको हम कर लेंगे लॉक, ठीक है। ऑप्शन डी को कर लीजिए लॉक दिमाग के अंदर अच्छी तरह से, ठीक जी। चले आगे। फिर देखो प्रश्न संख्या 6, स्पीयरमैन 1904 के अकॉर्डिंग तर्क करने की क्षमता और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन 1904 के अकॉर्डिंग तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है आप लोगों से, देख लीजिए। स्पीयरमैन 1904 के अकॉर्डिंग तर्क करने की क्षमता और यानी डिबेट करने की जो क्षमता है वो, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, उसको क्या नाम दिया इन्होंने? तो इन्होंने इस कारक को क्या ऑप्शन ए में दे दिया एस कारक। एस कारक होगा क्या? जी नहीं, तो इसको बोलेंगे जी कारक। क्या बोलेंगे? इसको जी कारक नाम दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है जी। हो गया क्लियर। बढ़े आगे प्रश्न संख्या 7 की ओर, ठीक है। चलिए जी, प्रश्न संख्या 7 देखो, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते टाइम नॉर्मल जो क्लास है, सामान्य कक्षा में अध्यापक टीचर का सबसे ज़्यादा ध्यान है वो किस साइकोलॉजी फैक्ट पर होना चाहिए, ये पूछ लिया, ठीक है। तो किस चीज़ पे होना चाहिए? टेक्निक पे होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पर होना चाहिए, या शारीरिक क्षमता पर होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए, या पारिवारिक स्थिति? देखो, पारिवारिक स्थिति पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए टीचर को पढ़ाते टाइम, ठीक है। और शिक्षण तकनीकी ये होता तो है लेकिन इसके अंदर इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो बी में दिया गया है शारीरिक क्षमता का पढ़ाते टाइम कोई भी मतलब दिमाग में नहीं आना चाहिए, शिक्षक के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए शारीरिक क्षमता इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसको ध्यान देना चाहिए। एक एज ए टीचर आप जब पढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग में जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है वो आता है व्यक्तिगत भिन्नता। अलग अलग बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे किसी के अंदर कम जो बुद्धि लब्धि होती है, किसी के अंदर ज़्यादा, जैसे सीखने की क्षमता, कुछ अलग करने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब में अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो टीचर का ध्यान है वो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर चले प्रश्न संख्या 7 की ओर, 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये पिछली कक्षा शायद पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत थे और उनके प्रवर्तकों के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर आया था कि अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व, उसमें मैंने बात करी थी पहले एक तत्व वाला, द्वितत्व, त्रितत्व, ऐसे करके बहुत सारे सिद्धांत थे। उनकी बहुत ही स्पेशल क्लास थी और जिन जिन लोगों ने चैनल पर वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपन लोगों ने पिछली 7 कक्षाएं हैं यानी 7 क्लासें हैं वो पढ़ ली है साइकोलॉजी की। तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है और नहीं समझ आई है तो आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है साइकोलॉजी की स्पेशल क्लासों की, तो वो जाके देख लीजिए। और जो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही डेली क्लासें आपको 8:30 AM को प्रोवाइड होती हैं डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो देखो, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो इस जो द्वितत्व सिद्धांत है इनके प्रवर्तक स्पीयरमैन थे, ठीक है। बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं स्पीयरमैन, स्किनर और बहुत सारे हैं, जैसे नाम अपन लोगों के सामने आते जाएंगे, अपन लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए जी आगे। ये शायद क्वेश्चन पिछली 7 क्लासों में शायद लगभग 2 बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
चले आगे, प्रश्न संख्या 9 देखो, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है विस्मृति। ठीक है, सीखी हुई बात है उसको स्मरण करना या पुनः स्मरण करना कहलाता है विस्मृति। ठीक है, बार बार उसी चीज़ को या तो मतलब स्मरण में अपने लाना और स्मरण करना विस्मृति कहलाता है। अंडरस्टैंड। चलें आगे, प्रश्न संख्या 7 देखो, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 10 पर आ चुके हैं हम लोग। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है व्यक्तित्व, ऑप्शन बी में दिया गया है समायोजन, ऑप्शन सी में दिया गया है संवेदना और ऑप्शन डी में दिया गया है चरित्र। फटाफट से दीजिए जवाब, क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर? फटाफट से जवाब दीजिए। देख रही हूँ कौन कौन लोग जवाब दे रहे हैं अच्छी प्रकार से, और क्लास को स्किप नहीं करनी है। टोटल 50 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के, और ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी मैं। बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, स्टार्टिंग से एंड तक क्लास को कम्प्लीटली देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों के क्वेश्चन कवर हो जाने वाले हैं। ठीक जी, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखिए प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो व्यक्तित्व कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? उसका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखिए, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपन लोगों ने 9th 10th के अंदर ये पढ़ा है। सामान्य पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र होता है और सामान्य महिला के अंदर XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, चलें आगे, प्रश्न संख्या 12 देखो, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित, और ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर? कमेंट कीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है, पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा। जो जो लोग इसका ऑप्शन सी दे रहे हैं उन सभी का हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी को कर लेंगे लॉक, और इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिए, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, ये पूछ लिया। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। तो इसके अंदर ये तीनों ही सही है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया के अंदर सीखने का स्थानांतरण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, चलें आगे, प्रश्न संख्या 14 देखो, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कि भाई बताओ निम्न में से कौन सा जो मत है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आप लोगों को समझ में। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी में दे दिया व्यवहारवाद, ऑप्शन सी में दे दिया संबंधवाद, और ऑप्शन डी में दे दिया गेस्टाल्टवाद। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? फटाफट से दीजिए आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। ठीक है, फिर बढ़े आगे, प्रश्न संख्या 15 देखो, किस साइकोलॉजिस्ट ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? किस साइकोलॉजिस्ट ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी एबिंगहॉस, ऑप्शन डी बार्टलेट। क्या हो जाएगा सही आंसर? कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो वो थे एबिंगहॉस। ठीक है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था एबिंगहॉस। याद रखना, बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को। ठीक है जी,
चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 देखो। सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसके द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं, किसके द्वारा हमें दिए गए हैं? सीखने के जो नियम हैं वो दिए गए हैं भाई थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक सीखने के नियम इन्होंने दिए हैं। ठीक है, चलें आगे प्रश्न संख्या 17 देखो। सीखना क्या है? सीखना क्या है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो। सीखना क्या है? कोई मतलब आ जाए अचानक से अपने सामने कोई भाई टीचर पूछ ही ले कि बता बेटा तू क्या कर रहा है भाई। हम बोलेंगे सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, जो भी। तो वो बोलेंगे तुझे पता है शिक्षा क्या होती है? अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा की जो परिभाषा है वो भी नहीं आती। ठीक है, मेरे को भी नहीं आती, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। ठीक है, लेकिन ये सबसे जो बेसिक सी चीज़ें होती है वो सीखने की लायक होती है कि भाई हमें पता होना चाहिए भाई व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ लर्निंग, क्या है। तो सीखना क्या है? अगर हमसे ये कोई अचानक आके पूछ ले भाई सीखना क्या होता है, तो हम बोलेंगे सीखना होता है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, एक तो ये हो गया व्यवहार में परिवर्तन, सीखने का जो गुण है वो हो गया। अनुभव और अभ्यास का परिणाम क्या है? सीखना। ठीक है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का जो परिणाम, जो रिजल्ट होता है वो होता है सीखना। अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं और अभ्यास के द्वारा हम सीखते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी चेंजेस जो होते हैं वो सीखना है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो सीखना है। ठीक है, किसी चीज़ को सीखना, व्यवहार में चेंज लाना ये भी सीखना है। अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी सीखना होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये भी सीखना होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 देखो। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं भाई अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी को करेंगे लोग, इसको बोलते हैं अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक जी, हो गया क्लियर। आगे बढ़े तो देखो प्रश्न संख्या 19 पर आ चुके हैं हम लोग। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसने कहा था? कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये बात बोली कि जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है? तो ये कहा था रॉस ने। ठीक है, किसने कहा था? रॉस हुए हैं साइकोलॉजिस्ट, बहुत ही फेमस। इन्होंने कहा था कि भाई चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। हो गया क्लियर। चलें आगे। प्रश्न संख्या 20 देखो। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है वो सर्वोत्तम है? इनमें से बताइए। ऑप्शन ए में दे दिया कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। जी नहीं, मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था कि क्या सारे बच्चे एक जैसे? जी नहीं, सब में अलग अलग व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती है, कुछ देर पहले पढ़ा। तो कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, जी नहीं। और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, जी नहीं। कुछ बच्चे विशिष्ट थोड़ी होते हैं, सारे बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। सब बच्चों के अंदर अलग अलग जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती है। आ गया समझ में? चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 देखो। सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। ऑप्शन डी को करेंगे लोग। चलिए आगे प्रश्न संख्या 21 हो गया। 22 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? मतलब कौन सा सिद्धांत है जो हमें ये दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो हमें ये चीज़ बताता है? तो उस सिद्धांत का नाम है ऑपरेट अनुबंधन। ठीक है, ऑप्शन सी को करेंगे लोग अच्छी तरह से और बढ़ते हैं आगे। ऑपरेट अनुबंधन है वो सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी? प्रश्न संख्या पर आ गए हैं हम 23।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, यानी कोई जो नेगेटिव है गुण वो नहीं है क्योंकि यह एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई प्रवेश का प्रभाव। क्या कहलाता है? प्रवेश का प्रभाव कहलाता है ये, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रेम से आपसे पूछ रहा है। बताइए, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है, ठीक है। रमेश और अंकित की समान जो बुद्धि लब्धि है वो एक कितनी है? वो है 120। कितनी है? 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, ठीक है। जो रमेश है वो अंकित से 2 साल है, वो छोटा है। ये कौन है? ये छोटा है रमेश अंकित से। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? अंकित की आयु 12 साल है तो रमेश की मानसिक आयु पूछ ली कितनी होगी। तो बताइए उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो उसकी मानसिक आयु होगी भाई 12 वर्ष, ठीक है। और कैसे होगी और क्यों हुई इतनी, 12 वर्ष कैसे हुई? जो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देगा, जिसको पता है, ठीक है। देखती हूँ कौन कौन लोग अच्छा आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा आंसर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन। 50% आज की क्लास हो चुकी है क्योंकि 50 क्वेश्चन है टोटल और हम आ चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी वैवाहिक, ऑप्शन डी आवासीय स्थान। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए को कर लेंगे लॉक, आयु। कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु वो असतत चर का उदाहरण नहीं है। फिर देखो प्रश्न संख्या 26, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। हम करेंगे ऑप्शन बी को लॉक, ठीक है। अवलोकन है वो छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, ठीक। चले आगे प्रश्न संख्या 27 देखो, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, क्या कहलाता है? कक्षा नायक के द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कि क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। क्या हो जाएगा आज का सही उत्तर? तो जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव मूल्यांकन को कर लेते हैं हम लोग लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 28, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या सारे? किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है? किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकता है सारे। परिवार का जो वातावरण है वो नंबर 1 बात, फिर कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, नंबर 3 पास पड़ोस का वातावरण। ये सारे जो चीज़ें हैं वो बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण हो सकते हैं। इसके अंदर इन लोगों की भागीदारी हो सकती है, ठीक है। चले आगे प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? यानी ऐसी कौन सी संस्था है हमारे समाज में जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो सबको पता है सामाजिक हस्तांतरण जो परंपरा है, ऐसी सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक जो योगदान देती है वो संस्था है हमारा परिवार, ठीक है। परिवार है वो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करता है, ठीक। चलिए आगे प्रश्न संख्या 30,
पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 साल, ऑप्शन सी 7 से 11 या ऑप्शन डी 11 से 15। जन्म से 2 वर्ष गलत है जी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी जी नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को करेंगे लॉक। 7 से 11 साल के जो पियाजे के अकॉर्डिंग मूर्त संक्रियताओं का स्तर, इनके अकॉर्डिंग ये जो स्तर है वो होता है 7 से 11 साल का जब बच्चा होता है वो उस लेवल में होता है। ठीक है, मूर्त संक्रियाओं का स्तर। ठीक, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 31, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या होता है? बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण होता है परिवार का वातावरण। ठीक है, सबसे मेन भागीदारी होती है परिवार की। परिवार का जो वातावरण है वो अगर गड़बड़ाया हुआ है तो बच्चा अपराधी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके अंदर अपराध वाली भावनाएं हो सकती हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं। तो हम करेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, बहुत ही अजीब जो एक नाम है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो हम करेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक। दिमाग के अंदर, सिर्फ बोर्ड पे ही नहीं, ये दिमाग के अंदर लोग होना जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 33 पर आ चुके हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? यानी जिन स्कूलों में, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन ए में दे दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी में दे दिया व्याख्यान विधि द्वारा। ऑप्शन सी दे दिया क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। क्या हो जाएगा सही उत्तर? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्या? देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनको शिक्षण। ठीक है, फिर देखो 34 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्याएं होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बच्चे, किस समूह के बच्चे हैं जिनको समायोजन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है? ठीक है, ये पूछ लिया। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चों को, ऑप्शन बी ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी अध्ययनशील बच्चे, ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग इसका सही उत्तर देंगे। जो भाई बहन इसका उत्तर डी ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा आंसर। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होती हैं, इनको समायोजन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 35, किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? उसे बिना किसी सोचे समझे किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? चलें आगे। फिर देखो प्रश्न संख्या 36, अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, यदि अपनी क्लास में एक विद्यार्थी है, एक शिक्षक है, वो किसी विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सारे सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले सारे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए दे दिया कि विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना, जी नहीं, ऐसा उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, जी नहीं, ऐसा शिक्षक का काम ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो विद्यार्थी है उसको
सॉरी एक शिक्षक है, तो वो अपनी क्लास में एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को चेंज करना चाहता है, तो उससे पहले उस समूह के सारे सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आज का करेक्ट आंसर 36 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास की वही संबंध परिपक्वता से है, विकास की वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन कारिक स्थान से। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है, शायद ये क्वेश्चन पूरी तरह से मैं राइट नहीं कर पाई, अच्छे से टाइपिंग नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये क्वेश्चन अपन करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो ढंग से टाइप नहीं हुआ है, पूरा जो क्वेश्चन है वो टाइप नहीं हुआ है, तो ऑप्शन क्या पढ़े हम लोग। ठीक है, चलें आगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पियाजे मुख्यतः डैश 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। सब बहुत ही सभी लोग फटाक से जवाब देंगे कि भाई पियाजे हैं वो ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए भी जाने जाते हैं पियाजे। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। चलिए आगे बढ़े हैं। प्रश्न संख्या 39, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन किसने कहा था? कि भाई जब दो इंसान एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन कहा था। जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनका नाम देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये कथन किसका है ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया कि क्या ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, फॉल्स और ट्रू बताना है आप लोगों को, तो ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 40, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही अच्छे प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी गृह कार्य की जांच में लगन, ऑप्शन डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को कर लेंगे हम लोग लॉक कि विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका जो भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए विद्यार्थियों की सहभागिता का। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 41 पर आ चुके हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में डैश डैश का विशेष महत्व है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा खेल। ठीक है, फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखो, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग है वो किस के परीक्षण हेतु किया जाता है, ये पूछ लिया। ठीक है सॉरी, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो ये किया जाता है बुद्धि के परीक्षण के लिए। ठीक है, भाटिया बैटरी है इसका प्रयोग है वो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? वो किया जाता है बुद्धि के परीक्षण के लिए। ठीक है, बुद्धि के परीक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बढ़े आगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग ने जो विकास सिद्धांत दिया वो किससे रिलेटेड है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से या सामाजिक विकास से? कल की क्लास में हम लोगों ने यही क्वेश्चन पढ़ा था कि बताइए भाई कि कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है वो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी मानक। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है वो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को कर लीजिए वही लॉक। ठीक है, इसको कर लीजिए लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट है वो किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या व्यक्तित्व? ये है अभिवृत्ति के मापन के से संबंधित। ठीक है, जो थर्स्टन और लिकर्ट हुए हैं ना, ये लिकर्ट ये है किसके मापन के लिए? अभिवृत्ति के मापन के लिए।
उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो इसका ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी बुद्धि। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ठीक है, उत्सुकता परीक्षण में निम्नलिखित में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो ये उत्सुकता है, ये सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता का घटक है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता। तो कौन सा इनमें से है जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो मितव्ययता है, ये सृजनात्मकता से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। फिर बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 48, गैगने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गैगने किसी साइकोलॉजिस्ट का शायद नाम है। ये किससे रिलेटेड है? अधिगम का श्रेणीकरण, अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है, अधिगम के मूल्यांकन से, या इनके प्रबंधन से। तो ये जो गैगने हुए हैं ना, ये अधिगम के श्रेणीकरण, अधिगम का श्रेणीक्रम है, इससे रिलेटेड है। कौन? गैगने। क्या नाम है इनका? गैगने नाम है इनका। ठीक है जी, चलिए आगे। फिर चलिए आगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ये पूछ लिया कि भाई इनमें से बताओ ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। ठीक है, बुद्धिलब्धि के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य है? ऑप्शन ए पूछा, बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या ये सही है कि बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, या कालानुक्रम आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को करेंगे लोग कि भाई बुद्धिलब्धि के संबंध में ये बिल्कुल सत्य है कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है यही कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, और ऑप्शन डी दबाव। तो जो ये 16 पीएफ है, इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 16 पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। चलिए, ये थी आज की क्लास। साइकोलॉजी की पार्ट 8 था हमारा, और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, और काफ़ी मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर किसी भाई बहन को नहीं समझ आए हैं तो हो सके तो वो एक बार फिर से क्लास देख लीजिए, और या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, या मतलब उसका रिवीजन कर लीजिए। और आशा करती हूँ आप सभी को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। जिन भी भाई बहन को क्लास अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसी प्रकार की आप लोगों को डेली क्लासें मिलती है 8:30 को हमारे चैनल पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ अगली नेक्स्ट डे। और एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्लास ख़त्म होने के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप लोगों को फीडबैक के रूप में जैसे डेली आप लोग कमेंट करते हो कि भाई क्लास अच्छी लगी, वो तो करना है। प्लस आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। वैसे तो कल की क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ पहले इसका आंसर कौन देता है। जो लोग इसका आंसर देंगे उन लोगों के नाम कल की क्लास में आएंगे, ठीक है, कि भाई सबसे पहले आंसर दिया किसने दिया और किन्होंने अच्छी तरह से इसका आंसर बहुत ही अच्छे प्रकार से दिया था, ठीक है।
तो ऑप्शन ए कैटेल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। जिन लोगों को मतलब खुद पता है, हाँ भाई, जिन्होंने बुक से पढ़े के जैसे इस क्वेश्चन को कभी पढ़ा हो और उनको याद है कि भाई इसका आंसर ये है, वो लोग आंसर दीजिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे गूगल से देख लिया तो उसका आंसर, जी नहीं, उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। आप लोगों के एक्सपीरियंस से, आप लोगों के मतलब खुद के ओपिनियन से आंसर दीजिए भाई इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो दे दीजिएगा आंसर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और क्लास को कर दीजिए फुल शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।